खुल के आपको एक बात कह रहा हूं और विवादित बयान दे रहा हूं कि हम अमेरिकावादी हैं, हम भारत के मुस्लिम नहीं हैं जो उत्तराकाशी मस्जिद पे चुप हो जाएंगे, जो नू मामले में चुप हो जाएंगे, जो संबर मामले में चुप हो जाएंगे, तुम्हारी ईद से ईद बचा देंगे। दोस्तों, कल 25 दिसंबर था। विश्व के सबसे बड़े समुदाय ईसाइयों के लिए एक पवित्र त्योहार यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन। वो ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपने आप को क्रूस पर लटकाने वाले अपराधियों के लिए ऊपर वाले से दुआ मांगी थी कि ऐ खुदा इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और कल जब ये त्योहार मनाने की तैयारियां चल रही थी, उसी दौरान नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर भी किसी के अपराध और किसी के माफी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। देश के गृह मंत्री द्वारा सदन में दिए गए अंबेडकर के ऊपर के बयान को अंबेडकरवादी आक्रोश में आकर कुछ लोग माफी मांगने की वकालत कर रहे थे। तो कल देश के दिग्गज वकीलों की एक टीम वहां पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में महमूद प्राचा जैसे कद्दावर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के नेतृत्व में बैठे इस बात की संवैधानिक चर्चा कर रहे थे कि SC/ST अपराध में संविधान के अंदर माफी का कोई प्रावधान नहीं। आप सभी पत्रकार बंधुओं को, बहनों को मेरा जय भीम, जय संविधान। आप सभी को भी जो बाबा अंबेडकर साहब के पास में जो मैं अपना हितैषी मान रहा हूँ, प्राचा साहब है, और क्योंकि प्राचा साहब की वजह से ही हम जो है हमारे अंदर हिम्मत आई है। तो हमें पता नहीं था भाई हम कैसे लड़ेंगे इस बात को लेकर। लोग ये नहीं जो है, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, द्वारका कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, जितने भी मेरे एडवोकेट जानने वाले हैं, मेरे एडवोकेट प्रोसेस क्या बोलते हैं, बोला पादरी साहब आपने ना शेर के मुंह में हाथ दे दिया है और आपको जो है लोया बनना पड़ेगा। जज लोहा नहीं, लोया जज लोया ही बनना पड़ेगा। और आपको शायद हिरेन पांड्या के बारे में पता नहीं है, मैंने उनको ये बताया था। तो ऐसा है कि मैं जो ऑलरेडी 63 क्रॉस कर चुका हूँ, तो मुझे सबका मालूम है। हिरेन पांड्या का मर्डर भी मेरे सामने हुआ था, जज लोया साहब का भी केस मेरे सामने आया था, सारा मुझे मालूम है। तो बोला नहीं आपको ना सेटल कर लेना चाहिए इसमें। मगर मैं सेटलमेंट की बात जो आती है, सेटलमेंट मैं नहीं करने वाला हूँ। मैंने जो किया है वो किसी के प्रेशर से नहीं किया, मेरी आत्मा से आवाज आई थी। मैंने तो सिर्फ प्राचा साहब का एक सहयोग लिया है कि आप जो है थोड़ा मेरी मदद कर दो। मेरे को किसी ने इंस्टिगेट नहीं किया, ना मैं किसी कहने से कर, ना कोई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रख रहा हूँ। जहां तक माफी की बात आती है, माफी मांग लेंगे। मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को, एक अपराध जो हो जाता है, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, तो मेरे उसमें माफी का कोई वो नहीं है। कोर्ट अगर किसी को छोड़ देती है एक्यूज को, तो कोर्ट के बाद डोमेन है, मेरे उसमें कोई माफी नहीं है। मुझे जो भी थ्रेट्स मिल रही है मंडे से ही, 20-22 तारीख से ही, अभी आपको जो है अपना देखना पड़ेगा। इवन मेरे घर भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह जाके कहते हैं, बोला पता नहीं आपने क्या कर लिया। घर भी मेरे आते हैं लोग बाग, पब्लिकली भी मेरे को पूछते हैं, बोला कि आपने क्या कर लिया, आपको पता है वो जो है अमित शाह की पावर क्या है। तो मैंने उनको यही कहा कि अमित शाह की पावर तो कानून से बढ़कर नहीं। अमित शाह जी मेरा मर्डर करवा सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे और भी अमेरिकाइट हैं, वो पूरे अमेरिकाइट का मर्डर नहीं करा सकते। मैं ये भी कह रहा हूं कि मुझे खतरा है मेरी जान का, मेरे परिवार का भी, क्योंकि मेरे बच्चे कॉलेज में भी जाते हैं, बच्चे रहते भी हैं स्कूल में, कॉलेज में भी जाते हैं। खतरा है अगर अमित शाह जी इतना ही न्याय की बात करते हैं, मेरा अधिकार का हनन नहीं करना चाहते, तो मैं उनसे कहता कि मुझे भी जो है एप्रोप्रिएट सुरक्षा दे दी जाए। वो करेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस अथॉरिटीज सारी की सारी अमित शाह के अंडर में है। मुझे इसकी कोई चिंता भी नहीं। मैं वोट दे रही हूँ प्राचा जी को, और मेरा वोट चोरी कर जा रहा है सत्यप्रकाश जी को। मुझे नहीं देना उन्हें वोट, मुझे वोट देना ही नहीं, या मुझे देना है वोट उन्हें, और मुझे पता ही नहीं है मेरा वोट चोरी करके कहाँ जा रहा है।
उसकी सड़क पे चिल्लाना, सड़क पे बोलना, सड़क पे लड़ाई लड़ना, फिर एफआईआर झेलना, वो एक बात, वो लड़ाई जरूरी है। वो लड़ाई 80% लड़ना बहुत जरूरी है, 20% मजबूती से लड़ाई जब हम कोर्ट में लड़ते हैं, जब एक लर्नड काउंसिल विद हिज फुल टीम, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इंटेलेक्चुअल्स, और महमूद प्राचा जी को मैं एक स्ट्रेटेजिस्ट का भी खिताब देती हूँ कि ही इज अ वंडरफुल स्ट्रेटेजिस्ट। अभी भी जितने भी गेंद है ना, वो बॉल जो है हमारे कोर्ट में है। तो वो एक स्ट्रेटेजिस्ट जिस तरीके से चल रहा है स्ट्रैटेजी बनाते हुए, और इस तरीके से उन्होंने जो पिटीशन डाली, जिस तरीके से सर ने आपको बताया कि 46 पिटीशन उनकी रद्द हो चुकी थी लोगों की। एंड डोंट माइंड मी, मैं ये चीज कहने जा रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं आरएसएस ही ऐसी पिटीशन दिलवाती है जो पिटे, जो रद्द हो, जिनके जो आगे से कोर्ट उसके विपरीत फैसला आपको सुनाया जाए। तो जब हमारी पिटीशन जो हल्की फुल्की अटकी हुई थी, उसके ऊपर ऑर्डर आया कि हाँ आप इनको, इनके सबूत, इनकी वीडियोग्राफी जो ये मांग रहे हैं, क्योंकि ये देश की जनता है, जो ये चीजें मांग रहे हैं वो आप दे सकते हो। और इतनी बौखलाहट, इतना डर अम्बेडकरवादियों से, इतना डर एक नाम से कि महमूद प्राचा जो सिद्धार्थ से पीछे नहीं हटेगा, जो अडिग और अटल रहेगा, और उनके साथ जो टीम काम कर रही है, जो जमीन पे भी डंडे डंडे आपकी जेल पर्चों से डरते नहीं है, लड़ने के लिए तैयार है। और इतनी बौखलाहट कि आपने रातों रात कानून बदल दिया, अमेंडमेंट कर दी। ये डर नहीं तो क्या है, ये डर सीधे सीधे आपकी बौखलाहट। तो मैं हमेशा ये चीज कहूंगी कि अम्बेडकर साहब अमर रहे, और उनका संविधान हम अपनी जिंदगी जान पे खेल कर भी इस तरीके से बचाएंगे। और इस मशीन को, इस राजा की जान जिसके अंदर बची है, उसकी गर्दन हम बहुत जल्दी काटने वाले हैं। शुक्रिया। आज के दिन बुलाने का कारण ये है कि ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज ही के दिन 1927 में शुरू की थी, मनुस्मृति का दहन करके। और मनुस्मृति का दहन करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश का संविधान लाया। हमें खुशी है और हम वेलकम भी करते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने देश की, और हर एक बुद्धिजीवी ने, हर एक पत्रकार ने, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, इसको मान लिया है। इस देश में सिर्फ दो ही वाद है, अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद। ईमानदारी से चुनाव होता है वो बैलेट बॉक्स के जरिए होता है, और जहां जहां चोरी करना चाहता है कोई, तो वो चुनाव में चोरी की मशीनों का इस्तेमाल करता है। ये सबसे बड़ा जरिया है। तो बाबा साहब ने जो एक अधिकार दिया था ना देश का मालिक बनाने का, उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला अगर कोई है तो वो यही है कि ये एक वोट का अधिकार ही छीन लें, देश की मालिकाना हक जो है हर एक नागरिक का बराबर, वो छीन लें। और सरकारें ऐसी बनने लगे कि जनता किसी को भी वोट दे, जीतेंगे मशीन वाला ही। आज तक तो किसी कैंडिडेट ने अप्लाई भी नहीं किया, कांग्रेस पार्टी के किसी कैंडिडेट ने आज तक ये सीसीटीवी वीडियो फुटेज लेने के लिए जो उन्हें फ्री में मिलनी है, आज तक अप्लाई नहीं किया है। मैं राजीव गांधी जी ने मुझे लाइफ का पहला अपॉर्चुनिटी दिया था, तो हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, एहसान नहीं भूलते किसी का। तो मुझे उस समय के स्लीपर सेल ने राजीव जी की हत्या कराने में उनका हाथ था, उस समय के स्लीपर सेल में। आज भी वही हो रहा है। तो ये कांग्रेस की लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि ये उनकी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई हो रही है। अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कोई गारंटी नहीं है इन आरएसएस के और मनुवादियों के हाथ से कुछ भी हो सकता है। बात मैं और ये कहना चाहता हूं कि जयराम बदलिया साहब मेरे बराबर में बैठे, ये बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान हुआ या नहीं हुआ। माफी मांग लो, इस्तीफा दे दो। माफी और इस्तीफे का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान और कानून में नहीं है। माफी हम क्यों मंगवाएं? अगर वो बेगुनाह ही है तो अदालत उनको वो बेगुनाह साबित कर देगी, अगर वो गुनहगार हैं तो उनको 5 साल तक की सजा हो जाएगी। बदलिया साहब ने उनकी कंप्लेंट लगा दी है। ये आंदोलन जितने भी हो रहे हैं, अगर ये सच्चे अम्बेडकरवादी और सच्चे अम्बेडकर जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग कर रहे हैं, तो बदलिया साहब की पिटीशन में मदद करने के लिए सामने आए। हमारी डिमांड एक ही है, अमित शाह जी बेगुनाह हैं तो कानूनी प्रक्रिया से उनको बेगुनाह साबित होने दिया जाए, और अगर वो गुनहगार हैं तो एफआईआर दर्ज की जाए उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने अभी तक इस कानून का उल्लंघन किया, SC/ST एक्ट का, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर कोई अदालत अगर सबको बरी करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो बता दूं कि अमित शाह ने जो भी पार्लियामेंट के अंदर किया, हो सकता है वो उनकी इम्यूनिटी हो,
परंतु जैसे ही वो स्टेटमेंट पार्लियामेंट से बाहर आया उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी सबसेक्शन यू सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ SC/ST एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और इसी बाबत जो है बादलिया साहब ने शिकायत दे दी। अब दूसरी इम्यूनिटी जो है वो परपेचुअल नहीं होती। इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कत्ल कर दोगे, नहीं, तब आपको इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि माफी मांग ले। आई डू एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ द प्रचा साहब कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो माफी मांगने से खत्म नहीं हो जाता और एंटायर SC/ST एक्ट इज नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड इट कैन बाईपास ऑल द लॉज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड इट ओवरराइड अदर लॉज सेक्शन 20 नॉन कंपाउंडेबल ऑल्सो। तो माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं। दूसरी बात, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकाले कि स्टेटमेंट जब दिया जाता है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना तो अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको आपका स्वर्ग मिल जाता। हाँ, 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दो बात, अमित शाह जी का स्टेटमेंट यह होना चाहिए था कि जितना हम मुस्लिम 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 हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते हैं, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो उसमें इनका रामराज ही नहीं मिल जाता। जबकि मुझे किसी रामराज की जरूरत नहीं, क्योंकि शंभु की हत्या हुई थी। वो शंभु की हत्या अगर आज के युग में होती तो 302 का मुकदमा भी दर्ज होता और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 5 और मुकदमा दर्ज होता। कोई स्टेटमेंट लेके देखिए, इस स्टेटमेंट के पीछे की कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। मैं खुल के आपको एक बात कह रहा हूं और विवादित बयान दे रहा हूं कि हम अंबेडकरवादी हैं, हम भारत के मुस्लिम नहीं हैं। जो उत्तराकाशी मस्जिद पे चुप हो जाएंगे, जो नू मामले में चुप हो जाएंगे, जो संबर मामले में चुप हो जाएंगे, तुम्हारी ईंट से ईंट बचा यकीन कुरेदती है और अमित शाह कुरेद रहे हैं, तो यकीन मानिए गोलियां कम पड़ जाएंगी, छाती कम नहीं पड़ेगी। जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, जुल्म सहाता नहीं सहेंगे। सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, करते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, मरते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। और रही बात अमित शाह और मोदी की, यकीन मानिए संसद में बैठे हुए जो 131 सांसद हैं, जो पूना पैक्ट की औलादे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हमें आप लोग कहते हैं कि नहीं, संसद में बयान दिया है, कुछ नहीं हो सकता। अरे संसद में बयान दिया है, मानते हैं कि आप सोचते हो कुछ नहीं हो सकता। कहीं ऐसा ना हो कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाके पूरी सरकार ही गिरा दी जाए। यकीन मानिए, अगर पार्लियामेंट में हमारे 10 शेर भी आज भी पैदा हो जाए ना, इनके आने वाली 7 पुश्ते जो है वो पार्लियामेंट में कोई स्टेटमेंट नहीं देगी। अगर किसी को एक गलत फहमी है कि ये गुजरात है, तो बता दे ये दिल्ली है। लोग खाल उतार के जूते बना देते। यकीन मानिए, बाबा साहब के जो बच्चे हैं वो लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे, वो जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पे हम कोर्ट उतार के भी लड़ेंगे। परंतु पार्लियामेंट के अंदर इस प्रकार का जो व्यवहार है वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। और हमारी पूरी लीगल फ्रेटर्निटी, दिल्ली के अंदर 15,000 शेड्यूल कास्ट एडवोकेट है। अगर टोटल मैं एडवोकेट्स की बात करूं, SC/ST OBC के एडवोकेट्स की बात करूं, दिल्ली और भारत की, तो यकीन मानिए दिल्ली में अगर इकट्ठी हो गए ना, तो दिल्ली की गलियां कम पड़ जाएगी। तो हमें जो चैलेंज किया है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, हाँ, हमारे दिन में अंबेडकर, हमारे रात में अंबेडकर, हमारे सुबह में अंबेडकर, हमारे शाम में अंबेडकर, हमारी पढ़ाई में अंबेडकर, हमारी लड़ाई में अंबेडकर, हमारे दिल में अंबेडकर, हमारे मन में अंबेडकर, हमारे ज्ञान में अंबेडकर, तो हमारे संविधान में अंबेडकर। करते हैं अंबेडकर कौन है बे अंबेडकर, और कौन है तू? तेरे जैसी 36 सरकारें बनी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अरे नहीं, तो जब गृह मंत्री बाबा साहब को अंबेडकर कह सकते हैं तो मैं गृह मंत्री को तू नहीं कह सकता? वाह, सम्मानित पद उनके लिए है। संविधान जिसने बनाया, पार्लियामेंट जिसने बनाया, बिजनेस रूल्स जिसने बनाए, जिसने इन्हें मंदिरों से निकलकर, इनके दूसरी जगहों से निकलकर पार्लियामेंट में पहुंचने का रास्ता दिखाया, उसके बारे में ऐसी भाषा, संविधान है। संविधान प्रकाश जी, सवाल ये है, जितना क्रोध आपको आ रहा है, जितना क्रोध बाकी अंबेडकर वादियों को आ रहा है, तादाद तो 80% तक पहुंचती है, सबको इतना क्रोध क्यों नहीं आ रहा? नहीं, देखिए आप दो बात सुनिए।
आज जो मेरा क्रोध है या मेरे समाज या अम्बेडकराइट लोगों का क्रोध है, वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के खिलाफ नहीं है। हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर, मुझे इतना ही क्रोध जब आया था जब पार्लियामेंट के अंदर कुंवर दानिश अली को रमेश बिदुड़ी ने गालियां दी थी मुस्लिम होने के नाते। ठीक है, मुझे इतना ही क्रोध तब आया था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू पार्लियामेंट से हटा दी गई थी। मुझे इतना ही क्रोध जब आया था जब पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में अपमानजनक बातें की गई। देखिए अमित शाह जी ने तो साफ कर दिया ना, कहीं ना कहीं बातों में बता दिया कि ना हम इस्तीफा देंगे ना हम माफी मांगेंगे। देखिए दो बात, बातों में नहीं मेरी एक बात आप सुनिए और समझिए। हाँ। ना तो अम्बेडकराइट लोग आपसे इस्तीफा मांग रहे, ना ही आपसे माफी मांग रहे। ना तो आपकी माफी मांगने से मुझे स्वर्ग मिलेगा, मेरे समाज को स्वर्ग मिलेगा, ना ही आपके माफी मांगने से मेरे और मेरे समाज को नरक मिलेगा। ये जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई है कि हम आप लोगों को ये कुरेद के देखते हैं। इसके पीछे की मंशा देखिए, ये कुरेदते हैं कि क्या ये समाज जिंदा है। 131 सांसद वो भी अम्बेडकरवादी हैं, उनका अम्बेडकर किस तरह का देखते हैं? देखिए, अगर आप पूना पैक्ट की जो पैदाइशें हैं उन्हें अम्बेडकरवादी कहते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिए, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, लगा दिया मैंने इल्जाम। अरे अगर किसी का भी जमीर जिंदा होता, टोटल 800 सांसद बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, और अम्बेडकराइट का होने का मतलब सिर्फ शेड्यूल कास्ट नहीं है। शेड्यूल कास्ट ने फैशन बना रखा है ना, नहीं। सुबह उठे तो अम्बेडकर जी, खाना खाए तो अम्बेडकर, रात में सोने जाए तो अम्बेडकर, फैशन बना के रखा है। देखिए, मेरी दिन अम्बेडकर, मेरा रात अम्बेडकर, मेरा ज्ञान अम्बेडकर, मेरा अभिमान अम्बेडकर, मेरी पढ़ाई अम्बेडकर, मेरी लड़ाई अम्बेडकर, मेरा खून अम्बेडकर, मेरी पहचान अम्बेडकर, और मेरा इतिहास अम्बेडकर, मेरा भविष्य अम्बेडकर। और हमारे लिए फैशन नहीं, पैशन है। तुम्हारे 27 भगवान और 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान, 9 अवतार, जो 5000 साल से अछूतों शूद्रों पर अत्याचार करने का प्रपंच रच रहे थे ना, वो जिसको एक किताब कह रहे हैं वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बदल दी। वो तुम्हारी 5000 साल की जो थ्योरी है वो सारी की थ्योरीज वो संविधान में बदल दी। तो जिसे आप किताब कह रहे हो ना, उस किताब का एक एक शब्द जो है हजारों साल की गुलामी से मुक्ति का शब्द है। मेरी सवाल आपसे है जी, आपने अपनी स्पीच में 3 बार मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं मुस्लिम नहीं हूं, इतनी हिकारत से मुस्लिम समुदाय को संबोधित करने के पीछे मकसद क्या था? देखिए मकसद क्या, और अब मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं कि मुर्दों की बस्ती में आवाज देने से मुर्दे कभी खड़े नहीं होते। उन्हें आप मुर्दों की बस्ती? नहीं, मैं एक आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। भारत का मुसलमान आज इतना डरा हुआ है कि चाहे वो अयोध्या मुद्दा हो, चाहे वो उत्तराकाशी मुद्दा हो, चाहे वो उत्तराखंड का मुद्दा हो, चाहे वो नूह मुद्दा हो, चाहे वो संबल मुद्दा हो, जहां भारत का मुस्लिम बोल रहा है उसे दबा दिया जा रहा है। आज भारत का मुस्लिम सबसे ज्यादा बोलने से डर रहा है, क्योंकि देखिए कभी तो बुलडोजर पॉलिसी लागू हो जाती है, कभी उन्हें गायब कर दिया जाता है। दबा है मुस्लिम, आप कह रहे हैं मुस्लिम दबा, कहाँ दबा है? नहीं, बिल्कुल कहाँ दबा? नहीं, मैं बताऊं ना, मैंने फिर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये बोलिए, आप बोलिए। नहीं, अरे तो वो तो शेड्यूल कास्ट भी है, क्या मुस्लिम को आप संगी नहीं मानते क्या? देखिए, नहीं, मैं अब उसकी बात कर रहा हूँ ना, कि जब मैं कहता हूँ भारत का मुस्लिम नहीं हूँ, आज भारत का मुस्लिम किसी भी बात पे बोलने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है भारत में अगर वो बोलेगा उस पर FIR दर्ज होगी। और जहां तक मेरी बात है, अरे जेल ही तो डालना है। मैं शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और यकीन मानिए, आपके बात का जवाब दे रहा हूं, एक बाजरे की खिचड़ी होती है और एक छाछ होती है। बाजरे की खिचड़ी को घी के साथ खाओ, नहीं मिलेगा, और सब्जी के साथ खाओ, नहीं मिलेगी। बाजरे की खिचड़ी में अगर मिलती है तो बिली हुई छाछ मिलती है। तो कुटा हुआ बाजरा और बिली हुई छाछ, जो पिछड़ा वर्ग है वो आपस में जब तक मिलकर भारत के अंदर संघर्ष नहीं करेगा तो वहां कुटाई बाजरे की भी होगी और छाछ की भी होगी। और भारत के मुस्लिमों को बोलना पड़ेगा, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का मुद्दा हो, चाहे वो बाबा साहब का मुद्दा हो, या उनका खुद का मुद्दा हो। और यही ड्यूटी जो है शेड्यूल कास्ट और अम्बेडकराइट लोगों की है कि हमें हर गरीब, हर दबके, हर दबे हुए लोगों का साथ। तो क्या मुसलमानों को आप अपने साथ खड़ा हुआ नहीं पाते? नहीं, मैं CAA NRC के बाद से मैं उन्हें अपने साथ खड़ा हुआ मानता हूं, और मैं भी पूर्ण रूप से खड़ा हुआ हूं, क्योंकि भारत के अंदर, जब दिल्ली के अंदर मैं बात कर रहा हूं, कि जब भारत के मुस्लिम बाबा साहब को आगे लेके चले तो हमें विश्वास हुआ कि अब हमारी लड़ाई एक है। उससे पहले मैं व्यक्तिगत तौर पर मैंने नहीं देखा।